नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने एक विशेष सीरीज़ चला रखी है जिसे हमने स्पेशल सीरीज़ फॉर टेक्निकल हेल्पर नाम दिया है। उस सीरीज़ का ये आज तीसरा वीडियो है और जिन दोस्तों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको मैंने एक स्पेशल सीरीज़ के नाम से एक यहाँ पर मैंने आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप पीछे वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। ये स्पेशल मुख्यतः टेक्निकल हेल्पर पर आधारित है। इसमें पिछले सालों के क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर तथा इसरो डीआरडीओ और यूपीपीसीएल टीजी2 के क्वेश्चनों को हम डेली यहाँ पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जो दोस्त आज चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको ये हमारी वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और यदि पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें, लेकिन अगर कोई न अपनी प्रतिक्रिया दे। चलो, आज की सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एक व्यक्ति बिजली का झटका लगने के कारण बेहोश हो गया है, तो उसे पीने के लिए क्या दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है पानी, बी चाय, सी गर्म कॉफ़ी, डी ठंडी कॉफ़ी और ई इनमें से कोई ही नहीं। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति बिजली के झटके कारण बेहोश हो गया तो ऐसे व्यक्ति को खाने पीने के लिए कोई चीज़ें नहीं देनी चाहिए। तो ध्यान रखना, एक बार आयोग ने इसका उत्तर पानी माना था लेकिन अंततः ये सही किया गया। और ध्यान रखना कि घायल व्यक्ति को या बेहोश व्यक्ति को पीने के लिए कुछ भी पेय पदार्थ नहीं देना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा पहले का वो होगा आंसर दोस्तों कौन सा वाला, डी। कहने का क्या मतलब है, दोबारा से बता देता हूँ कि जो व्यक्ति यदि बिजली के झटके कारण बेहोश हो गया तो उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आंसर डी। चलो ठीक है, सॉरी डी नहीं, माफ़ी चाहता हूँ, ई, कि इनमें से कोई नहीं, कि कुछ भी चीज़ खाने पीने के लिए नहीं देनी चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत के प्रवाह की मात्रा क्या है जिससे कि दर्दनाक विद्युत का झटका लग सकता है। तो दोस्तों, ये पिछले लेक्चर में भी इस टाइप का क्वेश्चन था। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि 0 से 5 मिली एम्पियर की जो धारा है वो पूर्णतः सेफ है, इससे किसी प्रकार का झटका हमें महसूस नहीं होता है। लेकिन 10 मिली एम्पियर की धारा पर व्यक्ति को झटका क्या होता है, महसूस होता है। लेकिन आप जानते हो कि धारा का मान जितना बढ़ता जाएगा झटका उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में अगर पूछे कि न्यूनतम मान कितना होता तो झटके के लिए, तो फिर तो जवाब लगा देते दिए गए ऑप्शन के अनुसार 15 सही हो जाता। लेकिन इसमें कहीं न्यूनतम मान के बारे में चर्चा नहीं की गई है। ये पूछना चाह रहा है कि दर्दनाक बिजली का झटका कब लगेगा। तो धारा का मान अगर 15 से 25 हो जाएगा तो ज़्यादा लगेगा, 30 पे और भी ज़्यादा लगेगा, तो 50 पे और भी तीव्र झटका लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों का जो जवाब होगा वो जवाब क्या होगा दोस्तों, 50 मिली एम्पियर। मतलब कि विद्युत की मात्रा बढ़ती जाएगी तो झटका बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा 50 मिली एम्पियर। और इस क्वेश्चन का कोई लॉजिक नहीं है, नहीं तो हम जानते हैं कि 10 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो झटका महसूस होता है। लेकिन दर्दनाक झटका बढ़ता ही कब तक जाएगा, जब तक धारा का मान बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अधिकतम वैल्यू होती है वही सही आंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 50 मिली एम्पियर होगा। लेकिन पूछता कि विद्युत धारा का वह मान जिस पर झटका अनुभव होने लगता है, तो 10 मिली एम्पियर झटका अनुभव होने लग जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और ये क्वेश्चन कल भी था, आज टेक्निकल हेल्पर की सीरीज वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये टेक्निकल हेल्पर में भी आया, ये यूपीपीसीएल में भी आया है, इसलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। ठीक है, हाँ जी। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि बिना किसी क्षति के मानव अधिकतम कितनी धारा को सहन कर सकता है। तो अभी मैंने बोला कि जो 10 मिली एम्पियर की धारा है, जो 10 मिली एम्पियर की धारा है उससे आदमी को झटका महसूस होता है, लेकिन वो व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं है। उससे 10 मिली एम्पियर की धारा यदि इसकी शरीर से प्रवाहित होगी तो झटका महसूस होगा, लेकिन व्यक्ति मरेगा नहीं। तो ये यही तो कहना चाह रहा है कि जिस धारा को सहन कर सकता है तो आराम से 10 मिली एम्पियर की धारा को सहन कर सकता है। तो 10 के समीपस्थ आंसर कौन सा हुआ, 15 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 15 मिली एम्पियर। यदि इसकी जगह ऑप्शन में 10 मिली एम्पियर होता तो वो भी करेक्ट
होता। आप जानते हो कि साहब 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर तो पूर्णतः सेफ है, इसमें तो व्यक्ति को झटका महसूस ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता। 5 मिली एम्पियर तक तो पूर्णतः ही सेफ है, तो 5 मिली एम्पियर तक का तो कोई लेना देना ही नहीं है। किस पर हमें एहसास हो सकता है और जिसको हम सहन भी कर सकते हैं, तो 10 मिली एम्पियर तक की धारा पे झटका महसूस होने लगता है और यहाँ तक की धारा सहन करने लायक है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो आंसर ज़्यादा सही कौन सा रहेगा? 15 मिली एम्पियर। ओके, हाँ जी। अगर क्वेश्चन आता है कि कितने मिली धारा को आदमी पूर्णतः सेफ होती है, तो 5 मिली एम्पियर, 0 से 5 मिली एम्पियर, ऐसे में आंसर हो जाता है 1 मिली एम्पियर। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना थोड़ा सा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले नंबर के लेक्चर में भी बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं। चलो पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि कंबल, बालू इत्यादि का उपयोग करके ऑक्सीजन की आपूर्ति रोककर आग बुझाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कहना चाहता है शीतलक, स्मूथरिंग, कंबल देना, समन और आर्किंग। तो दोस्तों, कंबल, बालू इत्यादि से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई रोककर आग बुझाने की जो क्रिया है उसे क्या कहा जाता है? स्मूथरिंग। और जल के द्वारा आग को बुझाने का अर्थात ऊष्मा को हटाकर आग बुझाने की जो क्रिया है वो कहलाती है कूलिंग। और ईंधन को हटाकर आग बुझाने की क्रिया कहलाती है स्टार्विंग। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को हटाया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या आएगा? स्मूथरिंग। इसकी जगह अगर आता कि ईंधन की सप्लाई हटाकर आग बुझाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ऐसी स्थिति में जो आंसर आता मेरे प्यारे दोस्तों वो आता स्टार्विंग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाँ जी, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में खूब चर्चा में लेके आए थे कि सजीव विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। एक तो मैंने आपको बताया था कौन सा वाला, CO2 प्रकार का अग्निशामक यंत्र। एक बताया था मैंने आपको हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र, या हेलोन के स्थान पर वर्ड आएगा कौन सा? CTC। और एक होता है हमारे पास में मेरे प्यारे दोस्तों रेत की बाल्टियाँ, रेत, सूखी रेत। तो अगर तीनों ऑप्शन में मिले तो ज़्यादा करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? हेलोन। अगर ऑप्शन में हेलोन नहीं है तो फिर कौन सा लगाना है? CO2। और CO2 भी नहीं है तो फिर रेत की बाल्टी को आंसर कर देंगे। तो सजीव विद्युत उपकरणों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए CO2 प्रकार का अग्निशामक यंत्र काम में लेते हैं। अगर यहाँ पर हेलोन या CTC लिखा होता तो हेलोन या CTC ज़्यादा करेक्ट आंसर होता। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? ए, CO2 प्रकार के अग्निशामक यंत्र। दोस्तों मैंने कल वाले लेक्चर में भी बोला था कि फोम प्रकार के और जल प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग विद्युत उपकरणों में लगी आग को बुझाने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाँ जी, आगे पूछा है कि जो आग की इनमें से कौन से वर्ग में विद्युतीय उपकरणों के कारण होने वाली आग शामिल है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इस क्वेश्चन में लगभग ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया था, क्योंकि 100 में से 99 किताबों में सब में क्या मिलेगा? विद्युत उपकरणों की आग D श्रेणी, विद्युत उपकरणों की आग D श्रेणी, जो कि गलत है। क्योंकि BIS ने जो अपने नियमों में संशोधन किया वो 2016 में किया है, और उसकी जो PDF लॉन्च हुई थी मार्केट में वो 2018 में हुई थी। और उसके अनुसार सजीव विद्युत उपकरणों की आग है वो D श्रेणी की ना होकर के कौन सी श्रेणी की आग है? C श्रेणी की आग। इसलिए ये क्वेश्चन DMRC में भी रिपीट हुआ है और यही क्वेश्चन टेक्निकल हेल्पर में भी। तो ध्यान रखना, सजीव विद्युत उपकरणों की आग C श्रेणी की आग है, ना कि D श्रेणी की। गड़बड़ नहीं करनी है, ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक वर्ग में कौन सी आग या किस में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों A श्रेणी की आग है वो ज्वलनशील जो पदार्थ है या ज्वलनशील ठोस की आग है, जिसमें लकड़ी, कागज, कपड़ा, पेपर, रबड़, प्लास्टिक में लगने वाली आग। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? लकड़ी। दूसरा तेल, ट्रांसफॉर्मर, ज्वलनशील द्रव और दहनशील धातु। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार मैंने बोला कि ज्वलनशील ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, कपड़ा, रबड़ इत्यादि। तो पहला ऑप्शन ही क्या है? लकड़ी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 8 का? ए। तो ए श्रेणी की आग में क्या आ जाएगी? लकड़ी। ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए हम जल प्रकार के अग्निशामक यंत्र या फोम प्रकार के अग्निशामक यंत्र काम में ले सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? 9 नंबर वाला।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखो फिर से आ गया ये क्वेश्चन कि लाइव विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो क्लास सी का कौन सा वाला आंसर आएगा, क्लास सी। अभी रिपीट किया था तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी, क्लास सी की आग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कल हमने ये क्वेश्चन कर लिए थे इसलिए आज थोड़ा सा मैं स्पीड से ले रहा हूँ, इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो आज इनको इसलिए रिपीट किया जा रहा है क्योंकि ये टेक्निकल हेल्पर के क्वेश्चन है, इसलिए इनकी चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं यूपीपीसीएल इत्यादि में। विद्युत उपकरणों के साथ काम करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सीडी सबसे सुरक्षित है। तो विद्युत उपकरणों का काम करने के लिए हमें अचालक पदार्थ की सीडी काम में लेते हैं, और अचालक पदार्थ का मतलब किससे है, तो अचालक पदार्थ लकड़ी भी है और फाइबर ग्लास भी है। एल्युमिनियम, लोहा, स्टेप टूल इत्यादि तो चालक पदार्थ है, इसलिए इनका तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए। सी, डी और ई का तो कोई उपयोग होगा ही नहीं। अब बात आती है कि या तो लकड़ी या फाइबर ग्लास, लेकिन आप जानते हो कि बारिश के दिनों में लकड़ी गीली हो जाती है और गीली लकड़ी विद्युत की चालक बन जाती है, कुछ चालकता का गुण आ जाता है। इसलिए विद्युत उपकरण में काम करते समय हमें जो सीडी सबसे उपयुक्त रहेगी, वो जो सीडी है दोस्तों वो फाइबर ग्लास की। अगर ऑप्शन में फाइबर ग्लास नहीं होता तो फिर लकड़ी कर देते, लेकिन दोनों ही है तो फाइबर ग्लास ज़्यादा बेस्ट है। ओके, चलो 10 का आंसर क्या हो गया, बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए, खालिस्तान में आग लगने पर, खालिस्तान का मतलब में रिक्त स्थान है, खालिस्तान कोई जगह का नाम नहीं है, इस जगह को कहते हैं खालिस्तान। ये खालिस्तान में आग लगने पर आग बुझाने के लिए पानी की बौछार प्रभावी होती है। ऑप्शन ए घरेलू उपकरण, बी ज्वलनशील पदार्थ, सी एलपीजी सीएनजी गैस, इलेक्ट्रिक केबल, और ऑप्शन डी लकड़ी, कागज और परिधान। तो दोस्तों जो पानी की बौछार है उसका उपयोग ए श्रेणी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है, और ए श्रेणी की आग के अंतर्गत आता है लकड़ी, कपड़ा, पेपर, रबड़, प्लास्टिक आदि। इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इस क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई, लकड़ी, कागज, परिधान का मतलब कपड़ा है। ठीक है, इत्यादि में जो आग लगती है वो ए श्रेणी की आग, और ए श्रेणी की आग को पानी की बौछार से बुझाया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या कह रहा है कि विद्युत केबलों में जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र काम में लेंगे। तो दोस्तों थोड़ी देर पहले भी चर्चा की थी कि या तो हम CO2 प्रकार या CTC या फिर रेत की बाल्टियाँ, लेकिन जब CO2 भी दे रखा हो और CTC या हेलोन भी दे रखा हो तो कौन सा ज़्यादा करेक्ट रहेगा, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर ये नहीं होता तो फिर CO2 आंसर सही हो जाता। तो ध्यान रखना, आयोग ने एक बार इसको मिस किया था, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर ये नहीं होता तो फिर CO2 उत्तर हो जाता, क्योंकि हेलोन या CTC प्रकार के अग्निशामक यंत्र, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड को शॉर्ट में क्या कहते हैं, CTC, ये सबसे अधिक प्रभावी होता है विद्युत उपकरणों की आग के लिए। ये नहीं होगा तो CO2, और CO2 भी नहीं होगा तो रेत की बाल्टियाँ। चलो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इस 13 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस अग्निशामक चालक बिजली आग के लिए अनुकूल है। तो मैंने अभी बोला CTC या हेलोन प्रकार का अग्निशामक यंत्र। अगर बालू रेत है तो ये भी सही है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये कब जाके सही है कि जब हेलोन नहीं दिया होता, तो ध्यान रखना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, हेलोन। क्लियर है कि नहीं है, चलो तो कोई पूछे क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो 13 है, इसका आंसर क्या आएगा, तो हेलोन। अगर हेलोन नहीं होता तो बालू चल जाता। ओके, चलो हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 14 है थोड़ा सा अधूरा है, मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, फिर भी मैं याद दिलाऊंगा। सेफ्टी मापदंडों के अनुसार, क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो ये है कि सेफ्टी मापदंडों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक सेफ्टी गैजेट नहीं है। तो दोस्तों सेफ्टी गैजेट्स में मुख्यतः 8 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, तो PPE नंबर 1 से लेकर के कहाँ तक, 8 तक। और सर PP1 में 8 तक कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले आता है PPE1 का मतलब सिर की सुरक्षा, मतलब हेलमेट पहनना। दूसरा आता है PP2 का मतलब पैरों की सुरक्षा, मतलब जूता पहनना। फिर आता है नाक की सुरक्षा, मतलब हमें मास्क इत्यादि पहनना चाहिए श्वसन के लिए। फिर आता है किसकी सुरक्षा, हाथ की सुरक्षा। फिर आता है किसकी सुरक्षा, आँखों की सुरक्षा। इसके पश्चात
जो सुरक्षा आती है वो आती है चेहरे की सुरक्षा, इसके पश्चात कान की, और अंत में आता है सेफ्टी बेल्ट। तो ये 8 प्रकार की पीपीई हो गई जो सुरक्षा के लिए पहनी जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 इसमें 8 पीपीई आएगी। किसकी? सिर की सुरक्षा के लिए हेलमेट, पैरों की सुरक्षा के लिए जूते, और नाक की सुरक्षा के लिए श्वसन यंत्र, और हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, चेहरे की सुरक्षा के लिए जो हैंड स्क्रीन है वो, मतलब चेहरे की सुरक्षा के लिए जो स्क्रीन है वो हाथ में पकड़ी जाती है, लेकिन सुरक्षा किसको दी जाती है? चेहरे को। इसके अलावा कानों की सुरक्षा, आंखों की सुरक्षा और सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली जो बातें हुई अभी तक तो फायर एंड सेफ्टी की बातें थी, मतलब सुरक्षा और स्वास्थ्य की बातें थी। अब जो चर्चा करेंगे वो हम इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के बारे में करेंगे, और ख़ासकर हम बात करेंगे सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का आज की क्लास में पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कि दोस्तों इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो क्वेश्चन है कि अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ खालिस्तान को रेशम के कपड़े में स्थानांतरित कर देती है। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल सुनो कि एक वैज्ञानिक हुए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिसने हमें बताया कि जो आवेश हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग किया था, देखो थेल्स ने भी किया था, वो अंबर नामक पदार्थ पे किया था, और जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने वो कांच की छड़ पे किया था। उसने क्या किया कि एक कांच की छड़ ली और उसको किससे रगड़ दिया? रेशम के कपड़े से रगड़ा। तो उसने देखा कि जो कांच की छड़ है उससे इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाते हैं? रेशम की छड़ में। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसलिए कांच की छड़ तो धनावेशित, और रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन चले गए तो रेशम की छड़, रेशम का जो कपड़ा है वो ऋणावेशित। कहने का मतलब कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ चले जाते हैं? रेशम के कपड़े पर। तो किसका स्थानांतरण होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी, कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। सॉरी, मैंने आंसर क्या कर दिया? न्यूट्रॉन, माफ़ी चाहता हूँ। आंसर न्यूट्रॉन नहीं होगा, आंसर क्या है? किसको स्थानांतरण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। सॉरी, वो शायद गलती से आत्मा चले गया। बाकी आंसर तो इलेक्ट्रॉन है, कि कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर किसका स्थानांतरण हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का, जिससे कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी अर्थात कांच की छड़ धनावेशित और रेशम की कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। ओके, चलो। वैसे थेल्स नामक वैज्ञानिक ने भी किया था, उसने एम्बर या एबोनाइट नामक पदार्थ को ऊनी कपड़े से रगड़ा था, जिससे ऊनी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस पे चले जाते हैं? एबोनाइट की छड़ पर। तो एबोनाइट की छड़ हो जाती है ऋणावेशित और ऊनी कपड़ा हो जाता है धनावेशित। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है कि धनात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयनों को क्या कहा जाएगा? कि जो धनात्मक विद्युत से आवेशित होते हैं तो वो क्या बनाएंगे? धनायन, और जो ऋणात्मक विद्युत से आवेशित होंगे वो बनाएंगे ऋणायन। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा? धनायन। ओके, अगर ऑप्शन होता कि ऋणात्मक विद्युत से आवेशित होने वाले आयन को क्या कहा जाएगा तो ऋणायन, लेकिन पूछा धनात्मक विद्युत से, इसलिए आंसर क्या आएगा दूसरे का? बी, धनायन। ठीक है दोस्तों, कमेंट भी करो साथ साथ में कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है। और दोस्तों यदि आपको मेरी ये पहल अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक भी करो। जिस भाइयों को लग रहा है कि हमारा समय ख़राब कर रहे हैं सर, तो वीडियो को डिसलाइक करो, कमेंट करो कि सर आप जो अच्छा कंटेंट हमें प्रदान नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, लेकिन कुछ तो प्रतिक्रिया होनी चाहिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो कम से कम अपने जो दोस्त हैं उनको बताओ, अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाओ। भाई ये आप लोगों से हम कोई पैसा तो ले नहीं रहे इसको पढ़ाने का, तो ये तो थोड़ा बहुत सर के लिए भी तो कुछ कर सकते हो ना आप लोग। आप लोग क्या है कि खुद ने बटोर लिया, दूसरे को ज्ञान देने की इच्छा नहीं रखते हो। ये पब्लिक है, सबको दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, चलो। तो मुझे लग रहा होगा कि सभी लोगों ने वीडियो को लाइक या डिसलाइक कर दिया होगा, शेयर भी कर दिया होगा। 2 मिनट का टाइम लेकर के ये काम तो कर ही सकते हो। चलो, जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि डेली पिक्स है कि डेली एक वीडियो आएगा ही आएगा पिछली सालों के क्वेश्चनों का। तो आपका ही फायदे का काम है, यदि आप सपोर्ट करोगे तो मैं डेली क्लास लेकर के आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि कोई द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश खालिस्तान रहता है। माना कि कोई क्या है, ये द्रव है, तो ये द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को मैं क्या कर रहा हूँ, आवेशित कर रहा हूँ। तो जो आवेश होगा वो होगा कहाँ? ऑप्शन ए कहता है तली में, ऊपरी पृष्ठ पर, समान रूप से वितरित, द्रव के आयतन के केंद्र पे, ए और बी दोनों। लेकिन ध्यान रखना, जब किसी द्रव को आवेशित किया जाता है तो द्रव उसकी सतह पर होता है। द्रव की जो सतह है, ऊपरी सतह, उस पर स्थैतिक आवेश उपस्थित रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आएगा बी, कि द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर रहता है स्थैतिक आवेश द्रव के अंदर। ओके, अगर यही बात होती कि चालक पदार्थ में आवेश कहाँ होता है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। लेकिन बात आती किसी कुचालक पदार्थ की, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करते हैं और जहाँ से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सिर्फ वहीं पर वो आवेश विद्यमान रहता है। चालक में पूरी सतह पर हो जाएगा, द्रव में उसकी ऊपरी पृष्ठ पर आ जाएगा, और कुचालक में जिस बिंदु पर हम संपर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण उसी बिंदु पर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 4 के स्थान पर 4 को मिस किया 5। हाँ जी, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं, अब भी आ रहे हैं कि अगर +2 कूलाम और -5 कूलाम चार्ज वाले दो चार्ज किए गए पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो कुल चार्ज क्या होगा। दोस्तों, दो लाइन मैं आपको पहले बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने से पहले, कि जो आवेश है एक अदिश राशि है, अंग्रेजी की भाषा में लिखे तो स्केलर क्वांटिटी है, और आवेश में योज्यता का गुणधर्म होता है। मतलब क्या हुआ कि किसी निकाय का कुल आवेश दिए गए आवेशों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा आवेश दे रखा है, +2 और -5, तो कुल आवेश क्या होगा, दोनों के योग के बराबर। तो +2 और -5 तो +2 और -5, तो कितना बचेगा, -3 तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा आंसर डी, कि -3 प्लस के 3 नहीं आएंगे क्योंकि संपर्क में लेके आएंगे, तो +2 और -5, तो बचेगा कितना, -3। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका आंसर आएगा डी। ठीक है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोगों को आता है। क्वेश्चन क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान क्या होगा, आवेश का मान क्या होगा। दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आवेश है उसका मान होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम। लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को आता है ये। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा पूछे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दोस्तों इसका एक में भाग लगा देंगे कि नहीं पूरी संख्या का, तो इसको हल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो आती है 6.25 × 10⁻+18। तो अगर क्वेश्चन पूछे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, तो ये डी आंसर हो जाएगा। लेकिन पूछे एक कूलाम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इतनी अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। सर ये कैसे निकाल दिया, तो हमने कुछ भी नहीं किया है कि 1.6 × 10⁻⁻19 का एक में भाग लगाएंगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर आएगा ई। चलो आगे बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इस क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा ये है कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होगा। तो दोस्तों, कूलाम का नियम कहता है कि समान आवेशों के मध्य में कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल। तो अगर प्रोटॉन पर भी धनावेश और दूसरे प्रोटॉन पर भी धनावेश, यदि समान आवेश को पास में लेकर के आएंगे तो ये एक दूसरे को क्या लगाएंगे, दूर भगाने की कोशिश करेंगे, और जब दूर भगाने की कोशिश करेंगे तो ये बाहर से बल क्रिएट करेंगे, और तो जब इनके बल के मान में वृद्धि होगी तो इनकी स्थितिज ऊर्जा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का जो जवाब होगा वो क्या आएगा कि इनकी स्थितिज ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी। क्यों होगी, क्योंकि ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता।
तो बल बढ़ रहा है, इसका मतलब कार्य बढ़ रहा है, और कार्य बढ़ रहा मतलब ऊर्जा की जरूरत बढ़ रही है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका आंसर आएगा बी। और बाकी इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है वो अगले सेशन में करेंगे। हमारी डेली क्लास थोड़ी छोटी रहा करेगी, 20 मिनट 25 मिनट, जैसे ही तुम्हारी सहन करने की क्षमता बढ़ेगी हम क्लास को आधा घंटे या 40 मिनट या 50 मिनट कर देंगे। क्योंकि अभी आप लोग हैं इसको शेयर भी कम कर रहे हो, तो दोस्तों में शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम आपकी लाइव भी क्लास लिया करेंगे। तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। मेरा टारगेट है कि 7 दिन के अंदर पूरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए, 900 से ज़्यादा हो गए हैं। तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं सर को, ये डिपेंड करता है, उसी हिसाब से आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, ये सारा कुछ काम जो हो रहा है आपके सपोर्ट पर ही निर्भर करता है। तो आज की इस क्लास के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू।